हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसमें हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप सभी ने वो दोनों पार्ट्स अच्छे से देखे हैं और आपको समझ में आ गए हैं। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जावा प्रोग्राम जो हम पढ़ रहे हैं उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कमेंट्स, क्लास डिक्लेरेशन, मेन, पब्लिक, वॉइड, स्ट्रिंग आर्ग्स, सिस्टम आउट, प्रिंट इन, ये सभी हमने पढ़े थे। आज हमें इसके आगे स्टार्ट करना है कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को आप कंपाइल कैसे कर सकते हो और उसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो वो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स टू अ मशीन लेवल कोड बाय अ कंपाइलर। कंपाइलेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है। उस प्रोसेस में प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल कोड में एक कंपाइलर की हेल्प से। ठीक है, कंपाइलेशन करने के लिए एक टूल आता है कंपाइलर, उसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को मशीन लेवल कोड में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द कंपाइल बटन प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। आपकी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कंपाइल बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। इफ़ देयर इज़ नो एरर इन द प्रोग्राम, अगर आपके जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें अगर कोई भी एरर नहीं होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगा, इट विल डिस्प्ले द मैसेज इन द लोअर पेन ऑफ द विंडो। तो जो आपका विंडो है उसके लोअर पेन में यानी कि बॉटम में आपको एक मैसेज आएगा। क्या आएगा, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर्स। क्लास को कंपाइल कर दिया गया है और कोई भी एरर नहीं है। इन केस देयर आर एरर्स, मान लीजिए अगर एरर होगा तो आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा एंड प्रोग्राम को आपको फिर से कंपाइल करना होगा एंड देन क्लिक ऑन द क्लोज बटन। ठीक है, जैसे आपकी विंडो है, यहाँ पर ही कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है टॉप लेफ्ट में। कंपाइल करा आपने, अगर कोई एरर नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर, ऐसा शो करेगा वो। ठीक है, और अगर कुछ एरर होगा तो वो एरर आपको बताएगा क्या एरर है और आपको उसे रिमूव करना होगा। देन आपको फिर से प्रोग्राम अपना कंपाइल कीजिए एंड देन क्लोज पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके प्रोग्राम का कंपाइलेशन हो गया। आगे क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूटिंग पढ़ना था कि हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए राइट क्लिक ऑन दी वेलकम क्लास आइकन। आपको वेलकम क्लास आइकन पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, जो आपका वेलकम क्लास आइकन है जैसे यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर राइट क्लिक कीजिए। सेलेक्ट वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये ऑप्शन आ रहा है ना, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, इस पर क्लिक करना है। पॉपअप मेन्यू जो दिख रहा है इसमें, यू विल गेट अ BlueJ मेथड कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। जब आप वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स पर क्लिक करेंगे तो आपको एक BlueJ मेथड कॉल आएगा, ये वाला डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द BlueJ टर्मिनल विंडो। तो जो आपका ओके पर क्लिक करने के बाद जो आउटपुट होगा वो आपके BlueJ टर्मिनल विंडो पर डिस्प्ले किया जाएगा। ओके जी, हो गई आपकी BlueJ टर्मिनल विंडो। आउटपुट क्या हो गया आपका, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा एंड BlueJ, यही तो लिखा था हमने। तो ये आपका यहाँ आउटपुट आ गया। यहाँ पर कॉन्ग्रेट्स, यू हैव रिटन योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। आपने यहाँ इतना करने के बाद आपने अपना पहला जावा प्रोग्राम लिख लिया है। आई होप आपको कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना भी आ गया है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। यहाँ पर देखिए नोट में क्या बोल रहा है, द जावा प्रोग्राम इज सेव्ड एज वेलकम डॉट जावा। जावा प्रोग्राम को जब आप सेव करोगे ना तो आपको वेलकम डॉट जावा यानी कि जो उसका नेम है डॉट जावा लगाना पड़ेगा उसमें। कंपाइलेशन प्रोड्यूसेस अनदर फाइल, जब आप कंपाइलेशन करते हो तो उससे एक और फाइल आपकी प्रोड्यूस हो जाती है, वो बन जाती है आपकी वेलकम डॉट क्लास। ठीक है, वेलकम इसलिए लिखा है क्योंकि हमने क्लास का नेम तो हमने वेलकम ही दिया था ना, इसीलिए। तो वो नेम डॉट क्लास, जब कंपाइलेशन कर रहे हो तो डॉट क्लास आएगा और जब जावा प्रोग्राम को सेव कर रहे हो तो डॉट जावा आएगा। दिस फाइल इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ये जो कंपाइलेशन वाली फाइल है ये कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट करी जाती है। ओके, अब देखिए दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 4 टाइम्स इन द सेम लाइन। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको अपना नेम प्रिंट करना है 4 टाइम्स, एक ही लाइन में 4 टाइम्स आना चाहिए। ठीक है, तो वही सेम मेथड है पूरा। सिस्टम आउट प्रिंट इन लिखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखना है, जैसे अंकुश नाम है तो अंकुश प्लस अंकुश प्लस अंकुश प्लस अंकुश, तो यही लिखना होता है ना। आपको एक ही लाइन में बहुत सारे नेम्स ऐड करने हैं तो आपको प्लस लगाना होगा। कंपाइल पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर्स। क्लास कंपाइल होने के बाद आपका रिजल्ट इस तरीके से आएगा BlueJ टर्मिनल विंडो पर।
ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम, क्लास एंड रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको नेम, क्लास और रोल नंबर शो करना है, डिस्प्ले करना है एक स्टूडेंट का। सेम वही रहेगा। इसमें अब क्या करोगे आप, यहाँ पर आपका क्या बोला, पब्लिक क्लास बायोडाटा है ना, यहाँ पर आपका नेम था तो नेम लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया बायोडाटा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा, फिर आगे आपका सिस्टम आउट प्रिंट इन। अगर आपको अलग अलग लाइंस में लिखना है तो इस तरीके से लिखना होगा, नेम इज विशाल, नेक्स्ट लाइन में सिस्टम आउट प्रिंट इन, ये बार बार लिखना होगा, क्लास इज 8th A, सिस्टम आउट प्रिंट इन, रोल नंबर इज 1। और आपका कंपाइल करने के बाद अगर यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये आपको एग्जांपल्स दे दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर बेसिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें बेसिक वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फॉलोइंग आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू फॉलो वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स इन जावा और ब्लूजे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जो आप फॉलो करते हैं जब राइटिंग आपको जावा या ब्लूजे में प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टोकन्स। क्या होते हैं ये टोकन्स, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन। जावा प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं टोकन। These are the basic building blocks which can be put together to construct programs. टोकन्स जो होते हैं वो आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें आप एक साथ रखते हो, एक साथ जोड़ते हो और प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हो, प्रोग्राम्स बनाते हो। अ टोकन कैन बी अ रिजर्व्ड वर्ड, टोकन आपका कोई भी रिजर्व्ड वर्ड हो सकता है, एक आइडेंटिफायर हो सकता है, ठीक है, सम या फिर एडिशन कुछ भी, कांस्टेंट हो सकता है, 5 या फिर मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं, और किप्स भी यानी मतलब कोई भी नेम, पंचुएटर होता है जिसमें पंचुएशन मार्क्स होते हैं, या फिर आपका ऑपरेटर होगा जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या परसेंटेज वाले साइंस होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं टोकन्स। दूसरा है आइडेंटिफायर्स। क्या, आइडेंटिफायर्स। एन आइडेंटिफायर इज एनी नेम गिवन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम। आइडेंटिफायर कोई भी नेम होता है जो जावा प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है उस कंपोनेंट को। आइडेंटिफायर्स आर यूज टू डिनोट क्लास नेम, मेथड नेम एंड वेरिएबल नेम। आइडेंटिफायर्स का यूज किया जाता है क्लास नेम, मेथड नेम और वेरिएबल नेम को डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए। दीज आर डिफाइंड बाय द जावा प्रोग्रामर, और ये जो डिफाइन करे जाते हैं वो जावा प्रोग्रामर के थ्रू करे जाते हैं, जावा प्रोग्रामर ही इन्हें डिफाइन करता है। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को नेम करने के कुछ रूल्स होते हैं, क्या है, एन आइडेंटिफायर में बी कंपोज्ड ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। कोई भी आइडेंटिफायर है तो उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर आ सकता है, यानी कि कैपिटल ABCD भी आ सकती है, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन आप लगा सकते हो। आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ लेटर और अंडरस्कोर। कोई भी आइडेंटिफायर जब आप उसका नेम लिख रहे हो तो वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर होता है जो नीचे बॉटम में लगाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ कीवर्ड, वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, और कितनी भी लेंथ का वो हो सकता है आइडेंटिफायर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कीवर्ड्स। क्या आता है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम विद सम स्पेशल मीनिंग एंड कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। कीवर्ड्स आपके रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं किसी भी जावा प्रोग्राम के, और उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है जिन्हें सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, और उन कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए बोला था ना यहाँ पर आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ कीवर्ड, ठीक है। दैट इज वेरिएबल नेम, क्लास नेम और मेथड नेम। कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इट मीन द फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। फिक्स्ड वैल्यू जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। दीज वैल्यूज कैन बी डिजिट्स और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ये वैल्यूज जो है आपके डिजिट भी हो सकते हैं, यानी कि 1 to 3 नंबर्स में भी हो सकते हैं, और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि ABCD वगैरह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 12 -22.5 7.5 ब्लू जे या किप्स लिखा है ना, तो डिजिट्स भी हो गए, कैरेक्टर्स भी हो गए। कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो रेफर टू एज लिटरल्स, आप इन्हें लिटरल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स में दो तरह के कॉन्स्टेंट होते हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। नाम से ही समझ में आ गया, न्यूमेरिक यानी कि नंबर वाले जो कॉन्स्टेंट्स लिखे जाते हैं उन्हें हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, और कैरेक्टर हो गए जो ABCD और अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। ओके, दीज वैल्यूज कैन बी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स और रियल कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो इंटीजर कॉन्स्टेंट हो सकते हैं या फिर रियल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और रियल कॉन्स्टेंट यानी कि डेसिमल्स वगैरह में भी आ सकते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, दीज कॉन्स्टेंट्स कैन बी सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग, दैट मीन्स मल्टी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ये जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये सिंगल कैरेक्टर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने P लिख दिया, 4 लिख दिया, T लिख दिया, तो सिंगल कैरेक्टर के होगा, और स्ट्रिंग यानी कि मल्टी कैरेक्टर्स
कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने राम लिख दिया है ना, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इज एनक्लोज्ड इन सिंगल क्वोट्स, जो सिंगल कैरेक्टर वाला होगा कांस्टेंट उसे आप सिंगल क्वोट्स में क्लोज करके लिखोगे। फॉर एग्जांपल P4S, वेयर एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जबकि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वो आपका सीक्वेंस होता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिखा जाता है और उन्हें आपको डबल क्वोट्स में लिखना होता है। ओके जैसे किप्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा एटसेट्रा। आई होप आपको कॉन्स्टेंट्स भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ ये फैक्ट फाइल्स दी हुई हैं, वही हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन जनवरी 1996 बाय अ टीम ऑफ सन माइक्रो सिस्टम्स हेडेड बाय जेम्स गॉसलिंग। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनवरी 1996 में डेवलप हुई थी। और किसने डेवलप किया था? सन माइक्रो सिस्टम्स के नाम से एक टीम थी, उसने क्या किया था? डेवलप किया था। और उसका हेड कौन था? जेम्स गॉसलिंग। लेटर ऑन बाद में 2010 में क्या हुआ? इट वाज एक्वायर्ड बाय ऑरेकल। ऑरेकल ने इस प्रोग्रामिंग को क्या कर लिया था? एक्वायर कर लिया था। एक फैक्ट फाइल ये हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ ब्लूजे वॉज स्टार्टेड इन 1999। ब्लूजे का जो डेवलपमेंट था वो 1999 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? माइकल कोलिंग एंड जॉन रोजनबर्ग ने मोनाश यूनिवर्सिटी में किया था एज अ सक्सेसर टू द ब्लू सिस्टम। ब्लू सिस्टम के सक्सेसर के रूप में किया था। ओके ब्लूजे का जो डेवलपमेंट हुआ था ब्लू सिस्टम के सक्सेसर के रूप में हुआ था। आगे और क्या बोल रहा है? अनलाइक अदर कंपाइलर्स, दूसरे कंपाइलर्स की तरह जावा कंपाइलर जो होता है इट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू अ फॉर्मेट। जो सोर्स कोड है, जो मेन कोड है, उसे एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो ना तो मशीन पे डिपेंडेंट रहता है ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट रहता है। यू कॉल दिस न्यू कोड एज द बाइट कोड। और आप इस नए कोड को क्या बोल सकते हो? बाइट कोड बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर डिफाइंड एज दिस डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। डाटा टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डेटा स्टोरेज फॉर्मेट होते हैं जिससे एक वेरिएबल जो कैन स्टोर, जिसे एक वेरिएबल स्टोर कर सकता है कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को टू यूटिलाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का मैक्सिमम अमाउंट को यूज़ करने के लिए जावा प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ डेटा टाइप्स। जावा में बहुत सारे तरह के डेटा टाइप हैं। ठीक है, मेन डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं जावा में? देखो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप, यानी कि आप उसे लिखना चाह रहे हो तो INT लिखोगे शॉर्ट में। साइज होता है इसका 2 to 4 बाइट्स, या फिर आप बोल सकते हो अगर बिट्स में बात कर रहे हो तो 16 to 32 बिट्स। डिस्क्रिप्शन हो गया इसमें, मतलब 34, 89, 78, -98, -76 ये आ सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फ्रैक्शनल फ्लोट लिखोगे या फिर डबल लिखोगे, 4 और 8 बाइट्स। ठीक है, या फिर बिट्स में बात करें तो 32 to 64 बिट्स, 45.89। ठीक है, या फिर -98.876 है ना। फ्लोट या डबल, डबल हो गया ना इधर भी और इधर भी, तो इसलिए फ्रैक्शनल हो गया। कैरेक्टर CHAR लिखोगे आप, यहाँ पर 2 बाइट्स के होते हैं, यानी कि 16 बिट्स। ABCD ये भी लिख सकते हो, और किप्स इंडिया ये भी लिख सकते हो। कैरेक्टर 2 तरह के बताए थे ना, वही हो गया। फिर है बूलियन। बूलियन में क्या होता है? 1 बिट होती है, यानी कि ट्रू बोलो या फिर फॉल्स बोलो। इतना समझ में आया? डेटा टाइप्स याद कर लेना। ठीक है, आगे आता है वेरिएबल्स। क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी। वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी में कोई भी नेम्ड लोकेशन होती है जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करके रखती है। डेटा स्टोर्ड इन दी वेरिएबल्स कैन चेंज और वेरी ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो डेटा आपका वेरिएबल्स में क्या होता है? स्टोर होता है, वो चेंज भी हो सकता है और चेंज भी वेरी हो सकता है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी कि चेंज आप उस चीज़ को कर सकते हो। वेरिएबल इज असाइंड विद अ यूनिक नेम। वेरिएबल क्या होता है? उसमें एक यूनिक नेम दिया जाता है। नेम इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। नेम में क्या हो सकता है? सीक्वेंस हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। लेकिन जो आप वेरिएबल को नेम दे रहे हो ना, उसका पहला कैरेक्टर, पहला लेटर जो आप लिख रहे हो वो हमेशा किसी लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। यू कैन नॉट गिव एनी स्पेस इन बिटवीन दी वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स के बीच में आप कोई भी स्पेस नहीं दे सकते हो। जैसे टोटल कॉस्ट पूरा एक साथ नहीं लिखा है ना, मतलब पूरा अलग अलग नहीं लिखा, टोटल अलग कॉस्ट अलग, ऐसे नहीं लिखना, आपको स्पेस नहीं देना है। वाई 2014 अकाउंट बैलेंस DOB माई नेम, या फिर अंडरस्कोर पहले आ सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। ईच वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड इन अ प्रोग्राम। हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है उसे प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो आप करते हो उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल और नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यानी कि आपको डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नेम बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये देखो, इंट एज, फ्लोट, परसेंटेज, चार ग्रेड।
तो क्या है ये डेटा टाइप्स हो गए इधर, इंट, फ्लोट और चार। चार क्या हो गया, कैरेक्टर, फ्लोट हो गया यानी फ्रैक्शनल, इंट हो गया इंटीजर, और ये तो हो गया आपका डेटा टाइप। हमने यही तो पढ़े थे डेटा टाइप्स। और वेरिएबल नेम क्या है यहाँ पर, एज, परसेंटेज, ग्रेड, ठीक है। द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स विल डिक्लेयर द वेरिएबल्स नेम्ड एज एज, परसेंटेज एंड ग्रेड ऑफ डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट एंड चार रेस्पेक्टिवली। जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रही हैं, वेरिएबल नेम को डिक्लेयर कर रही हैं, एज, परसेंटेज और ग्रेड, और इनका डेटा टाइप क्या है, इंट, फ्लोट एंड चार। You can also declare more than one variable of the same data type using a single statement by placing a comma in between. और आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल सेम डेटा टाइप का एक से ज़्यादा वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हो एक सिंगल स्टेटमेंट में, और उनके बीच में कॉमा लगाकर, ठीक है। जैसे डेटा टाइप आपका इंट है, इंटीजर लिखना है, तो एज, रोल नंबर, क्लास, इनके बीच में कॉमा लगाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि एक डेटा टाइप है और बहुत सारे क्या हैं उसमें वेरिएबल नेम्स हैं, तो आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो। आई होप आपको डेटा टाइप एंड वेरिएबल समझ में आ गया है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। दे आर अप्लाइड टू दी वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में ये इन ऑपरेटर्स को अप्लाई किया जाता है जिससे एक एक्सप्रेशन बनता है, जैसे x इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई 3। इन दी अबव गिवन एक्सप्रेशन, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है x एंड y इसमें वेरिएबल्स हो गए, 3 आपका कांस्टेंट हो गया, एंड इज इक्वल्स टू और डिवाइडिंग का जो साइन लगा हुआ है ये आपके ऑपरेटर्स हो गए। यहाँ पर y वेरिएबल इज डिवाइडेड बाय 3, y को 3 से डिवाइड किया है डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करके, एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन x, और रिजल्ट जो आएगा वो आपका x का आएगा, और वहाँ पर आपने ऑपरेटर लगा रखा है इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटर। टाइप्स होते हैं अब इसके ऑपरेटर के भी। बेसिक ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा, आपको यहाँ पर टेबल में दिखाए हुए हैं जो बेसिक ऑपरेटर्स जावा में यूज़ करे जाते हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिक जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। उसमें आ गए आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटर, सबसे पहला है आपका एडिशन। सिंबल इसका ये होता है एडिशन का, फॉर्मेट क्या होगा a प्लस बी, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, दिस ऑपरेटर, यानी कि ये वाला जो ऑपरेटर है इसका यूज़ किया जाता है दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए, तो ये दो ऑपरेंड्स बोलेंगे हम इन्हें, ठीक है। ऑपरेंड ऑपरेंड तो दो हो गए तो ऑपरेंड्स हो गया। ऑपरेंड्स जो हैं ये आपके यानी कि जो नंबर्स हैं ये या फिर कुछ भी है, ये इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शनल्स भी हो सकते हैं, ओके। इफ़ दे आर स्ट्रिंग्स, अगर वो स्ट्रिंग्स हैं, दे विल बी कॉन्केटिनेटेड, यानी कि आप उन्हें लिंक कर देंगे। जैसे आपका है a 12 है और b 4 है, आपने ये वाला लगाया तो क्या आएगा 12 प्लस 4 16। सब्ट्रैक्शन माइनस यानी a माइनस b, दिस ऑपरेटर इज यूज टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ वन ऑपरेंड फ्रॉम अनदर। एक ऑपरेंड की वैल्यू को आप दूसरे ऑपरेंड से सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 12 माइनस 4 किया तो 8 आ गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें कोई ऐसा साइन नहीं होता है, यहाँ पर स्टार ए वाला यूज़ किया जाता है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो 12 4 कितना हो गया 48, ठीक है। फिर डिवीजन की बात आती है, डिवीजन के लिए यहाँ पर स्लैश यूज़ करते हैं, ऐसा ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो a स्लैश b, इट इज़ यूज टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ वन ऑपरेंड। एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे वाले ऑपरेंड की वैल्यू से डिवाइड करके, और हमें क्वेश्चन जो मिलता है उसे ये हमारा डिवीजन के थ्रू मिलता है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, 12 बाय 4 तो क्या आएगा आपका 3, है ना। मॉड्यूलस ये हो गया, इसका साइन होता है मॉड्यूलस का, ये a%b। दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। किसी भी डिवीजन के रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है, वो हो गया आपका 0। आगे आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, अब आते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। दे आर यूज टू कंपेयर टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स को अगर आपको कंपेयर करना होता है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो। रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स, बुलियन रिजल्ट देता है, यानी रिलेशनल ऑपरेटर आपको बुलियन रिजल्ट देगा। बुलियन रिजल्ट बताया था ना, 1 बिट का होता है, ट्रू दो या फॉल्स। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू इवेलुएट एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहला है डबल इज इक्वल्स टू का। इट इज़ यूज टू चेक द इक्वालिटी बिटवीन टू ऑपरेंड्स, यानी कि आपको दो नंबर दिए हैं और वो इक्वल है या नहीं, उसका रिजल्ट बताना होता है, ठीक है। अगर मान लो देखो ये x 24 दिया है, y 8 दिया है, 24 और 8 इक्वल है नहीं, फॉल्स है ना। फिर ये वाला ऑपरेंड है आपका
एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल्स टू, इट चेक्स द नॉन इक्वालिटी बिटवीन टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स के बीच में दो इनइक्वालिटी है, नॉन इक्वालिटी यानी कि इक्वल नहीं है ना। यहाँ पर इक्वालिटी चेक होती है, यहाँ पर नॉन इक्वालिटी चेक होती है, तो ये ट्रू हो गया। ओके, अगला ऑपरेटर अब हम देखते हैं। ये देखिए, दिस ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू से बड़ी है, ट्रू। दिस ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन द सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू से कम है, फॉल्स, क्योंकि पहली बड़ी है, सेकंड तो हमारी छोटी है। फिर ये वाला साइन है, इट चेक्स वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू, ये ऑपरेटर आपका ये चेक करता है कि पहली वैल्यू जो है वो आपके सेकंड वैल्यू से ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, यस ट्रू। फिर ये वाला ऑपरेटर आपका चेक करता है फर्स्ट वैल्यू आपकी लेस देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू, लेस देन है या फिर बराबर है या नहीं, ये चीज़ चेक करता है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि पहली वाली तो आपकी बड़ी है ना, दूसरी वाली छोटी है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। इसके बाद आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, दे आर यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, विच कंपेयर द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके रिजल्ट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और वो आइदर ट्रू हो या फॉल्स ये बताते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड एज बोथ बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप बाइनरी हो या फिर यूनरी ऑपरेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑपरेटर हो गया एंड, और ब्रैकेट में डबल एंड का साइन बनता है, तो एक्सप्रेशन हो गया इसमें 5 ग्रेटर देन 8 एंड यहाँ पर आपको लिख दिया 35 ग्रेटर देन लेस देन 25, तो रिजल्ट हो गया फॉल्स, बोथ दी एक्सप्रेशंस आर फॉल्स, दोनों एक्सप्रेशंस क्या हैं आपके फॉल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है और, ये आपको यहाँ पर दे दिया ट्रू, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, पहला एक्सप्रेशन यहाँ पर ट्रू है, क्यों, ये वाला जो साइन होता है आपका ये चेक करता है कि पहली वैल्यू जो है वो दूसरे वाली के ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू है, तो ये वही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा रिलेशनल ऑपरेटर को, और ये दिया हुआ है 20 लेस देन 16, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर ट्रू है, ट्रू या फॉल्स में बताएगा। नॉट 21 इज इक्वल्स टू 15, ट्रू, 21 इज नॉट इक्वल टू 15, ये वाला जो साइन होता है आपका यही तो शो करता है, यही तो देखता है कि इनइक्वालिटी है या नहीं, तो इनइक्वालिटी तो है ये, तो इसलिए ट्रू हो गया, ये हो गया आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, दीज आर स्पेशल ऑपरेटर्स इन जावा, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपके स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, जिन्हें हम यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। दे वर्क ऑन सिंगल वेरिएबल, वो सिंगल वेरिएबल पर काम करते हैं या सिंगल कांस्टेंट पर काम करते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल बाय 1, इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो वेरिएबल में स्टोर्ड है, और 1 से ही हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो डबल प्लस लिख रहा है, तो इसका मीनिंग हो गया इट इज़ यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एग्जांपल हो गया ए प्लस प्लस, तो इसका वैल्यूएशन क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, तो ए प्लस 1 यानी कि ए हो गया आपका 8 प्लस 1 9, और माइनस लिख रहा है डबल, तो यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 - 1 हो गया आपका 7। फिर आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल या कांस्टेंट को वैल्यू देने को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल्स आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि जो इक्वल्स टू होता है उसके लेफ्ट साइड में ही आपको हमेशा वेरिएबल मिलेगा, एंड वैल्यू टू बी असाइंड इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और जो वैल्यू उसे दी गई है वो उसके राइट हैंड साइड पर होती है, ठीक है। प्लस इज इक्वल्स टू आपका ऑपरेटर है इसमें पहला, तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 हो गया, तो ए आपका 8 दिया हुआ है एंड 4 है, तो ए आपका 8 प्लस 1 9, माइनस इज इक्वल्स टू यानी कि डिवाइड करना है, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए क्या हो गया आपका यहाँ पर 8 - 1 क्या हो गया 7, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर आपको a इंटू एन, यानी कि 8 4 = 32 हो गया, डिवाइड करना है यहाँ पर, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया है यहाँ पर, a डिवाइडेड बाय n यानी कि 8/4 2 आ गया, परसेंटेज वाला साइन है यहाँ पे मॉड्यूलस जिसे हम बोलते हैं, तो ये हो गया आपका 0। ओके, तो ये ऑपरेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट वेयर द प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड टाइम आर गिवन। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिससे आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, और वहाँ पर आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और टाइम दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा बनेगा आपका प्रोग्राम। कैसे, इंटीजर्स है ना, ये p यानी कि प्रिंसिपल 6000 है, r आपका इंटरेस्ट हो गया और t हो गया 2, r क्या हो गया 10,
वेरिएबल्स पी आर एंड टी आर डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड. फ्लोट अमाउंट यानी कि फ्रैक्शनल में वेरिएबल अमाउंट इज डिक्लेयर्ड. अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो आपको क्या लिखोगे फिर यहाँ पे, कैलकुलेट्स दी सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देगा. सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रुपीज़ इज इक्वल्स टू प्लस अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा. प्रिंट्स द टोटल अमाउंट, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा और आपको आउटपुट मिलेगा जब आप कंपाइल कर दोगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1200 रुपीज़. ठीक है. क्विक क्विज में यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच एक्सटेंशन इज यूज टू सेव दी जावा प्रोग्राम. जावा प्रोग्राम को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से. बताया था ना. अब आता है आपका प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. ये क्या होता है, इन मैथमेटिक्स सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन विद वन ऑपरेटर इज़ वेरी सिंपल. मैथमेटिक्स में एक एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है और एक ही ऑपरेटर के साथ, वो बहुत सिंपल है. जैसे 30 + 20 कर दिया तो वो 50 हो गया. बट इफ़ यू हैव मोर देन वन ऑपरेटर इन द एंटायर एक्सप्रेशन, यानी कि आप लेकिन अगर आपके पास एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर है, देन हाउ कैन यू इवेल्युएट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. तो पूरे एक्सप्रेशन की ओवरऑल वैल्यू आप कैसे इवेल्युएट करोगे. तो ऐसे केसेस में आपको बॉडमास का रूल यूज़ करना पड़ता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करने के लिए. प्रेसिडेंस हो गया यानी कि पहले कौन सा आएगा. जैसे आपको ये दे दिया है 30 + 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 30 + 20 मल्टीप्लाइड बाई 10. ओके. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बॉडमास का रूल अप्लाई करते हो. पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे. ठीक है. इधर तो कोई ब्रैकेट नहीं है, इधर आपका ब्रैकेट है. यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें 20 × 10 यानी कि 200 आ गया. इधर 30 20 × 10. पहले मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही तो होता है. तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इधर भी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया. देन पहले ऐड करो फिर देखो. तो ये होता है बॉडमास का रूल. ऐसे ही जावा में क्या होता है, When an expression contains more than one operator, जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं, it evaluates according to the precedence of operators. तो जावा में वो भी precedence of operators के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करता है. Precedence of an operator depicts the order in which the different operators in an expression are evaluated. यानी कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में आपको बॉडमास का रूल लगाना होगा. उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा एक्सप्रेशन अपना सॉल्व करना होगा. यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, एवरी स्टेटमेंट रिटन इन जावा एंड्स अप विद अ सेमीकोलन. कोई भी स्टेटमेंट आप जावा में लिख रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में आपको वहाँ पर सेमीकोलन लगाना होगा. सेमीकोलन मीन्स ऊपर डॉट और नीचे कॉमा. ओके. टेबल समझने से पहले ये पॉइंट और पढ़ लेते हैं. द कमांड लाइन स्ट्रिंग आर्क्स कैन बी यूज्ड इन बोथ दी वेज. कमांड लाइन जो आप स्ट्रिंग आर्क्स आप उन्हें दोनों तरीके से लिख सकते हैं. स्ट्रिंग और पहले ब्रैकेट फिर आर्क्स, या फिर स्ट्रिंग आर्क्स और लास्ट में ब्रैकेट. ठीक है. समझ में क्या आया, याद रखना. ये ऑपरेटर है, इसमें पहले ब्रैकेट है जिसे हम बोलते हैं पैरेंथीसिस. प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो यूनरी ऑपरेटर्स हो गए, अभी पढ़ा हमने. ये हो गया आपका एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं. तो ये लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका इस चैप्टर का. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पर जावा प्रोग्राम के दिए हुए हैं. जावा ऑफर्स द फैसिलिटी टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर आफ्टर कंपाइलेशन एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज बेस्ड अपॉन दीज इनपुट्स. जावा आपको एक फैसिलिटी ऑफर करता है, आपको एक फैसिलिटी देता है जिसमें आप यूजर से इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हो कंपाइलेशन के बाद, और प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो इन्हीं इनपुट पर बेस्ड होता है. दिस कैन बी अचीव्ड इफ़ यू पास अ वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट टू द मेन मेथड. ये आप कैसे कर सकते हो, अगर आप एक वेरिएबल को एक आर्ग्यूमेंट के रूप में आप पास कर दो मेन मेथड में. एग्जाम्पल क्या हो गया, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट द बिल ऑफ अ कस्टमर एंड ऐड 5% सर्विस टैक्स टू इट. आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जो किसी भी कस्टमर के बिल को एक्सेप्ट कर रहा है और उसमें 5% सर्विस टैक्स आपको ऐड करना है. तो टोटल बिल फिर आपने डबल स्लैश लगाया, वेरिएबल टोटल बिल इज डिक्लेयर्ड. डबल टोटल यानी कि फ्रैक्शनल्स में आ रहा है. टोटल बिल इज इक्वल्स टू बिल प्लस बिल मल्टीप्लाइड बाय 5% टैक्स लगा दिया. कैलकुलेट द टोटल बिल. सिस्टम आउट प्रिंट इन, ओल्ड बिल आपका था इतना, बिल अमाउंट आ जाएगा, और सिस्टम आउट प्रिंट इन टोटल बिल इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स लगाकर इतना बिल आया. तो स्टेटमेंट आपने प्रिंट कर दी कंपाइल करने के बाद. तो ओल्ड बिल था आपका 500 का, टोटल बिल आ गया आपका सर्विस टैक्स लगाने के बाद 525. समटाइम्स यू हैव टू इनपुट द मल्टीपल वैल्यूज इन अ प्रोग्राम. कभी कभी आपको एक प्रोग्राम में मल्टीपल वैल्यूज लगानी पड़ती हैं. यू कैन डू दिस बाय सेपरेटिंग ईच ऑफ देम यूजिंग कॉमाज. तो आप इसे कैसे कर सकते हो, हर एक वैल्यू को आप कॉमा लगाओ वहाँ पर बीच में,
और आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो इस तरीके से। फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज गिवन इन द इनपुट। और आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपको मल्टीपल वैल्यूज का एग्जांपल दिया हुआ है इनपुट में। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आपको एक रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो इसमें क्या लिखोगे, इंटीजर क्या होगा यहाँ पर आपके 0 AR एरिया 0 और पेरीमीटर 0। सिस्टम आउट प्रिंट इन एंटर्ड वैल्यूज आर +A एंड +B। प्रिंट द मैसेज। एरिया हो गया, एरिया कैसे निकालते हो रेक्टेंगल का, A इंटू बी कैलकुलेट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर हो गया 2 इंटू A + B कैलकुलेट्स पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सिस्टम आउट प्रिंट इन इज इक्वल्स टू नहीं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू प्लस एरिया, वैल्यू आ जाएगी। सिस्टम आउट प्रिंट इन में आपने लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू PR। एंटर्ड वैल्यूज यहाँ पर क्या होंगी, 4 और 6 आपको दी गई है। मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24 हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 20। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आप जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको समझ में आया, नहीं आया, कुछ डाउट है या आपको कैसा लगा। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको यहाँ पर हिंट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको फिल करना है। जावा प्रोग्रामिंग इज एन डैश लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग आपकी कैसी लैंग्वेज है, तो जावा प्रोग्रामिंग आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डैश इज द टेक्निक ऑफ बाइंडिंग बोथ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। डेटा और फंक्शंस को एक साथ बाइंड करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। अ डैश इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस डेटा एंड फंक्शंस कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स। एक ब्लूप्रिंट जो बताता है आपको एक ऑब्जेक्ट के जितने डेटा एंड फंक्शंस हैं जो कॉमन है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास, है ना। आप क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एक ही तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वही चीज़ होती है क्लास भी जावा में। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ जावा। जावा प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट कौन सा होता है, आपका टोकन, बेसिक एलिमेंट, है ना। द डैश ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल या कांस्टेंट को वैल्यू असाइन करने को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अब आते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ डिजिट। वेरिएबल नेम आपको हमेशा डिजिट से स्टार्ट करना होता है। इट इज फॉल्स। किससे स्टार्ट करना होता है, लेटर या फिर अंडरस्कोर से आपको स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स है। कांस्टेंट मीन्स द फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कांस्टेंट मीन्स वो फिक्स्ड वैल्यूज जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं होती। येस, इट इज ट्रू। मेन फंक्शन इंडिकेट्स दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम दिस पॉइंट। मेन फंक्शन आपको ये इंडिकेट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जावा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। येस, इट इज ट्रू। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। इट इज़ फॉल्स। आप उन्हें आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर के रूल्स में हमने पढ़ा था। तो क्या लिखोगे आप, कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है। इनहेरिटेंस इज अ फीचर यूजिंग विच एन ऑब्जेक्ट इन वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर होता है जिसे यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट जो होता है एक क्लास में, उसके पास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। येस, इट इज़ ट्रू। बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क ऑन सिंगल वेरिएबल और कांस्टेंट। बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंगल वेरिएबल या सिंगल कांस्टेंट पर काम करते हैं। इट इज़ फॉल्स। और किस पर काम करते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अ डैश इज अ नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी विच स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली। एक ये नेम्ड लोकेशन होती है मेमोरी में जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। आइडेंटिफायर, कीवर्ड, वेरिएबल, तो वेरिएबल। व्हाट डज OOP स्टैंड फॉर। OOP की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिजिन प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए कौन सा फीचर हम यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द डेटा टाइप। डेटा टाइप का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। पब्लिक, इंट, फ्लोट। तो पब्लिक है ना, इंटीजर होता है, फ्लोट क्या होता है, फ्रैक्शन। द डैश कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ये कौन सा ऑपरेटर ऐसा होता है जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस के रिजल्ट को कंपेयर करता है और ट्रू या फॉल्स आपको बताता है। यूनरी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। विच सिंबल इज यूज टू कंबाइन 2 और मोर आइटम्स इन अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स को कंबाइन करना चाहते हो तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हो, क्वेश्चन मार्क, प्लस या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो प्लस वाला साइन आप यूज़ करते हो। ठीक है, अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो कर लेते हैं और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिया हैज़ अ रिटन प्रोग्राम इन ब्लूजे एंड कंपाइल्ड इट सक्सेसफुली। रिया ने एक ब्लूजे में अपना एक प्रोग्राम लिखा और उसे कंपाइल कर लिया अच्छे से। हेल्प पर एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करो। तो क्या करना है, राइट क्लिक ऑन क्लास आइकन। क्लास आइकन पर आपको क्लिक करना है
एंड सेलेक्ट वॉइड मेन, और वॉइड मेन पर क्लिक करिए तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका प्रोग्राम। मनीषा वांट्स टू कैलकुलेट दी एवरेज ऑफ दी 3 सब्जेक्ट्स वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। मनीषा जो है वो एक प्रोग्राम लिखते वक्त 3 सब्जेक्ट के एवरेज को कैलकुलेट करना चाहती है। विच ऑपरेटर शुड शी यूज टू राइट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को लिखने के लिए उसे कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, आपको ये बताना है। एवरेज इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3/3, क्योंकि एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करोगे। सो प्लस एंड डिवीजन आर दी ऑपरेटर्स यूज्ड, ये ऑपरेटर्स आपके यहाँ पर यूज हुए हैं। तो गाइस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम 6th चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।